केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध 3 विषयों पर आधारित है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 247 इसके तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 248 इसके तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय सांसद को दी गई है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की है संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना। प्रशासनिक संबंध संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद 257 इसके तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। अनुच्छेद 258 कतिपय मामलों में राज्यों को शक्तियों आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान। वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 के तहत वित्तीय संबंध का प्रावधान है। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग केंद्र राज्य संबंधित महत्वपूर्ण समितियों एवं आयोग। सीतलवाड़ समिति 1966 से 1969। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव के लिए एम.सी. सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। महत्वपूर्ण सुझाव इस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अतिरिक्त स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। सरकारिया आयोग 1983। इस समिति के अन्य सदस्य शिवरमन तथा एस.आर. सेन थे। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया। महत्वपूर्ण सुझाव केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। पूंछी आयोग स्थापना 2007। रिपोर्ट 2010। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। महत्वपूर्ण सुझाव राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका क्षेत्रीय दल से संबंध न हो। वित्त आयोग वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है जिसके अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया है तथा इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 5 वर्षों की अवधि तक होगा। वित्त आयोग के कार्य केंद्र व राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों का वितरण व आवंटन। योजना आयोग या नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति कहा गया अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा जाता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है।
यह योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे। नीति आयोग के कार्य: सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ाना, नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग का स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। भारत की संचित निधि। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, बाह्य एवं आंतरिक ऋण दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है, जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। इसमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन दिए जाते हैं। इसमें से धन विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। इसमें से धन संसद की अनुमति के बाद खर्च किया जाता है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। भारत की आकस्मिकता निधि। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इसमें से धन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद खर्च किया जा सकता है। इसमें से धन आपातकाल की स्थिति में निकाला जाता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। संविधान का भाग 14A अधिकरणों के लिए प्रावधान करता है। यह प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323A और 323B क्रमश अन्य मामलों से संबंधित प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए प्रावधान करते हैं। 1985 में संसद द्वारा अधिनियमित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। इस अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें हैं। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323B अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल। निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मिलकर किया जाता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, किंतु वर्ष 1989 में पहली बार 3 सदस्य आयोग बना तथा बीच में कुछ समय एक सदस्य आयोग रहने के बाद इसे दोबारा वर्ष 1993 में 3 सदस्य आयोग बना दिया। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी, अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, अथवा किसी दल को कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल
चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी 1980। कमल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। हाथ का पंजा बहुजन समाजवादी पार्टी 1984। हाथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 1964। हसिया व हथौड़ा तारा आम आदमी पार्टी आप 2012। झाड़ू नेशनल पीपल्स पार्टी 2013। पुस्तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। वर्ष 1999 में ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा है। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार वर्ष 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी। परिसीमन प्रत्येक राज्य का लोकसभा तथा विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहां तक संभव हो, निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक क्षेत्र को भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसीमित किया जाता है। परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। यह एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण है जिसे किसी देश या राज्य के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। परिसीमन अधिनियम 2002 के नियमों के तहत सीटों का वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे उनके आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। परिसीमन अधिनियम प्रथम परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1963। तीसरा परिसीमन अधिनियम 1973। चौथा परिसीमन अधिनियम 2002। दलबदल विरोधी कानून 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया है। इस उद्देश्य के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अधिनियम को ज्यादातर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। बाद में 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने प्रावधान में एक बदलाव किया, जिसमें विभाजन के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता को कुछ मामलों में लागू नहीं किया जाएगा। यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दलबदल करने के बाद किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलबदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, अर्थात वे अधिकारी लोकसभा के मामले में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में सभापति होते हैं। राजभाषा राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। भारतीय संविधान में हिंदी की देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। संविधान में कहा गया है कि 25 जनवरी 1965 तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। ऐसा मुख्यतः इसलिए किया गया है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद कम समय में हिंदी द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन की उम्मीद नहीं थी। अतः हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एक सहयोगी आधिकारिक भाषा बन गई। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 344, 1 और 351, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया है, जिनमें असमिया, मणिपुरी, बंगाली, मराठी, बोडो, नेपाली, डोगरी, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, तमिल, मैथिली, तेलुगु, मलयालम, उर्दू शामिल हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया। बोडो, डांगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उड़िया शब्द को बदलकर ओडिया कर दिया गया। कुछ राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। इन राज्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। आंध्र प्रदेश तेलुगु, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीर उर्दू, गोवा मराठी और कोंकणी, गुजरात हिंदी और गुजराती, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान हिंदी, ओडिशा ओडिया, पश्चिम बंगाल बंगाली, असम असमिया, केरल मलयालम। राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान है कि संघ और गैरहिंदी राज्यों के बीच संचार की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी है। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। एक सदस्य अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करता है। सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके हितों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनके वेतन, भत्ते आदि संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करते हैं। हालांकि वे राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपना पद छोड़ सकते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर और उसी तरह से हटा सकता है, जैसे वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो सकते हैं कि उनके लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। यदि इस आशय का संकल्प संबंधित राज्यों के सदन या विधानमंडल के प्रत्येक सदन, जहां 2 सदन हैं, द्वारा पारित किया जाता है, तब संसद कानून द्वारा उन राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। इस संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। वर्ष 1992 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है।
समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष सरदार अली खान थे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बी.पी. मंडल की अध्यक्षता 1 जनवरी 1979 को किया गया। इसने बी.सी. के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। वर्ष 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी आयोग का गठन किया गया। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग। सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 338 के नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन और विकास के लिए सलाह देने के लिए गठित किया गया है। वर्ष 2004 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCAC). इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। कर्तव्य। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCST). इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करें। कर्तव्य। संविधान या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जैसा कि आयोग उचित समझे। आयोग की रिपोर्ट। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखेंगे जिसमें सिफारिशों पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की व्याख्या होगी। अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इस बैठक में कम से कम 10 सदस्य होने अनिवार्य है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसियां। केंद्रीय सतर्कता आयोग।
इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष निट्टर श्रीनिवास राव थे। यह आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 में की गई थी। इसलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त तथा स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। यह सांविधिक या वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले तक होता है। लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त भारत में सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमा चलाने हेतु स्थापित सार्वजनिक संस्थाएं हैं। संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पारित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके इसे अधिनियम बना दिया। बिल की पृष्ठभूमि। लोकपाल शब्द की रचना वर्ष 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1968 में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया और 11वीं बार 2013 में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया। संरचना। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य 4 सदस्यों में अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। अध्यक्ष के लिए अर्हता निम्न है: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा हो। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु पूर्ण करने तक होता है। इन सदस्यों का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। लोकपाल की जांच के दायरे में मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। कोई भी व्यक्ति लोकपाल से शिकायत कर सकता है। शिकायत कैसे हो, ये लोकपाल तय करेगा। भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में 2 से 10 साल की सजा संभव है। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1809 में स्वीडन में आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया। संविधान और विधि के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान। संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जूल में शामिल राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं। भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान।
अनुच्छेद 371 ए। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 बी। असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 सी। मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 डी। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 ई। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 एफ। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जी। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 एच। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 आई। गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 जे। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।